नमस्कार दोस्तों, हम लोग संधि के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके थे। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद चाहे स्वर आवे चाहे व्यंजन आवे, परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का स्थान कोई और ले लेगा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन आहार, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आया? स्वर आया। आहार में आ है तो स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? निराहार हो जाएगा। देखिए कैसे निराहार हो जाता है वो आगे अभी जब नियम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी बस उदाहरण देखते हैं। जैसे मनः धन योग है तो मनोयोग हो जा रहा है, विसर्ग में परिवर्तन हो गया। तपः धन भूमि है तो तपोभूमि हो गया, विसर्ग में परिवर्तन हो गया। तो ये तो विसर्ग संधि की परिभाषा हो गई सीधी सीधी। अब देखिए विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, ये थोड़ा सा जानते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण नियम है वो ये है विसर्ग का ओ हो जाना। यानी विसर्ग ओ कैसे हो जाता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो देखिए विसर्ग ओ कैसे हो जाता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में आ हो, यानी यदि विसर्ग से पहले आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है और बाद में भी आ है विसर्ग के, तो क्या होता है? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। या और भी कंडीशन होती है विसर्ग का ओ होने में। विसर्ग से पहले आ है और बाद में आ है। अब बाद में मान लीजिए आ नहीं है, बाद में क्या है? बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण भी हो सकता है, या रा ला वा भी हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस है। विसर्ग से पहले तो आ होगा और बाद में आ हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या रा ला वा में से कोई एक हो। कोई भी वर्ण हो सकता है इनमें से, तब हमेशा विसर्ग का ओ हो जाएगा। वर्ग हम जानते ही हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। तो जैसे उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मनः धन अनुकूल है तो विसर्ग आया और विसर्ग के बाद देखिए क्या है? अनुकूल यानी आ है। तो विसर्ग के बाद आ है और विसर्ग के पहले भी आ है, मनः, तो आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है। और विसर्ग के बाद में आ है, तो जब विसर्ग के बाद में आ होता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा नियम अनुसार। तो मनः धन अनुकूल क्या हो जाएगा? मनोनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल हो जाएगा। मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, ओ लगा देंगे। अब जैसे तपः धन बल है, तो देखिए विसर्ग के पहले तो आ की ध्वनि प्रतीत हो रही है। अब विसर्ग के बाद देखते हैं कौन सा वर्ण है? बा है। और बा जो होता है वो पा वर्ग में आता है। देखिए पा फा बा, यानी पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। और तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है, ये हमने बताया है। अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है तब भी ओ हो जाता है। तो ओ यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तपाह धन बल बराबर तपोबल हो जाएगा। अब देखिए वया धन वृद्ध है, तो देखिए विसर्ग के बाद वा आ गया है और या रा ला वा में से कोई एक हो, ये भी हमने कंडीशन बता रखी है कि ये भी हो सकती है, तब भी ओ हो जाएगा, तो वयोवृद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से पयाह धन दा है, तो देखिए दा आ गया है। दा ता वर्ग के अंतर्गत आता है। ता था दा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण भी हो सकता है, तो ओ हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। तो पयाह धन दा बराबर क्या हो जाएगा? पयोद हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए मनः धन योग है, तो मनः धन योग है तो क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा। चूंकि या रा ला वा में से कोई एक हो सकता है विसर्ग के बाद, तो या है तब भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा विसर्ग का। तो विसर्ग हटा देंगे, ओ लगा देंगे ना के ऊपर, तो मनोयोग हो जाएगा। तो ये तो विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना, यानी विसर्ग ओ कैसे हो जाता है। तो इसको जो है थोड़ा सा याद रखेंगे। अब अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का रा हो जाना। अब देखिए विसर्ग रा में भी परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है? सबसे पहले नियमों को समझें। यदि विसर्ग से पहले, अभी विसर्ग से पहले की बात हो रही है, बाद की बात नहीं हो रही है। विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आवे,
सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ ना हो। क्या हो? छोटा आ या बड़ा आ छोड़ करके कोई भी स्वर हो, छोटा आ बड़ा आ ना हो, कोई भी दूसरा स्वर आवे। और बाद में क्या आवे? विसर्ग के बाद में बड़ा आ हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण हो, पहले वाले की तरीके से। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवां वर्ण हो, या बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो विसर्ग के बाद। और विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई स्वर हो। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। तो विसर्ग को रा में बदल दिया जाता है, यानी विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं और समझ में आएगा। जैसे निह धन आशा है, तो देखिए विसर्ग के पहले ई है, यानी छोटा आ बड़ा आ स्वर नहीं है, ई स्वर आया है। निह धन आशा, तो बड़ा आ आया देखिए विसर्ग के बाद, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। इसी प्रकार से निह धन धन है, तो देखिए धा आया है। धा किस में आता है? ता वर्ग में आता है। देखिए चौथा वर्ण है ता वर्ग का, ता था दा धा, तो चौथा वर्ण हो सकता है, चूंकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कोई भी हो किसी भी वर्ग का। तो निह धन धन है, तो निर्धन हो जाएगा, रा निकलेगा, विसर्ग का रा हो जाएगा, निर्धन। इसी प्रकार से दुह धन ऊह है। दुह, तो देखिए विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा आ स्वर नहीं आए हैं, ऊ स्वर आया है। और इसके बाद देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ हो सकता है, हमने बताया था कि विसर्ग के बाद में बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, तब भी विसर्ग का रा हो जाता है, तो दुरूह हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बही धन मुख है, तो बही धन मुख, तो विसर्ग के बाद देखिए माँ है। माँ पा वर्ग का पांचवां वर्ण है, पा फा बा भा माँ पांचवां वर्ण है, तो पांचवां वर्ण भी हो सकता है। तो रा का उच्चारण करेंगे, क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर रा की ध्वनि निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? बहिर्मुख हो जाएगा। बही धन मुख बराबर क्या हो जाएगा? बहिर्मुख हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दुह धन उपयोग है, तो दुह धन उपयोग जो है वो दुरुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरुपयोग हो जाएगा, चूंकि विसर्ग के बाद देखिए ऊ आ गया, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ भी हो सकता है, तो रा हो जाता है विसर्ग का, तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण थे जब विसर्ग का रा होता है। अब देखिए विसर्ग का सा हो जाना, सा संयम वाला कैसे हो जाता है, इसके कुछ रूल समझते हैं। देखिए यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो सकता है, ऐसी कंडीशन नहीं है कि छोटा बड़ा को छोड़ करके, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी स्वर हो सकता है। और बाद में क्या हो? चा, छा या सा हो, वही संयम वाला सा, तो हमेशा विसर्ग का सा हो जाएगा। ये आसान सा नियम है। जैसे निह धन चित है, तो देखिए विसर्ग के पहले स्वर तो है ही, चा आ गया है, तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा विसर्ग का, तो निश्चित हो जाएगा। जैसे निह धन छल है, छा आ गया है विसर्ग के बाद, तो निश्चल हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सा में परिवर्तन कर देते हैं विसर्ग को। तो ये बहुत ही आसान नियम है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए विसर्ग का फिर सा हो जाना षटकोण वाला। षटकोण वाला सा कैसे होता है? देखिए यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ के बाद, अब इसमें कंडीशन लगा दी गई है, छोटा ई होगा या छोटा ऊ होगा विसर्ग के पहले, ये याद रखेंगे, और कुछ भी नहीं होगा, इसमें कंडीशन लगी है। इसके पहले जो बताया था उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें कंडीशन है छोटा ई हो या छोटा ऊ हो। देखिए छोटा बड़ा ये आम बोलचाल में कह दिया जाता है, वैसे होता है ई उ ऊ, ठीक है। तो यदि विसर्ग से पहले ई, छोटा ई या छोटा ऊ हो और इसके बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा, मा, इतने वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो हमेशा विसर्ग का सा हो जाएगा षटकोण वाला। याद रखेंगे, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और उसके बाद का हो, चाहे खा हो, चाहे टा हो, चाहे ठा हो, चाहे पा हो, चाहे फा हो, चाहे मा हो, कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाएगा। जैसे निह धन कपट है तो विसर्ग के पहले ई है और कपट का आ गया तो क्या हो जाएगा? सा षटकोण वाला लग जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग के स्थान पर सा षटकोण हो जाएगा तो निष्कपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए निह धन फल है तो निह धन फल क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा।
निह धन फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, क्योंकि देखिए फा आ गया विसर्ग के बाद। इसी प्रकार से निह धन प्राण बराबर क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद पा आ गया और विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है, तो निष्प्राण हो जाएगा, सा षटकोण वाला लग जाएगा विसर्ग के स्थान पर। तो इस प्रकार से ये विसर्ग संधि के कुछ नियम हो गए, आसान थे, इनको एक एक करके जो है देख लेंगे। अब देखिए विसर्ग संधि में थोड़ा सा नियमों की अपेक्षा कुछ संधियां हम डायरेक्ट याद भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर नियम से विसर्ग संधि को खोजना या उसका संधि विच्छेद करना थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पर। जैसे स्वर संधि के जो भी थे पाठ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, उनके नियम तो आसान थे, उनको जो है हम वहाँ पर एग्जाम में तुरंत कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट संधियों को आप रट लीजिए, याद रखिए। बिल्कुल नियम तो मालूम ही होना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ भी बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हम तुरंत टिक कर सकें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। अब देखिए अगला देखते हैं, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। अब देखिए कुछ ऐसे भी रूल होते हैं कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग ही बना रहता है। जैसे जब विसर्ग के बाद का आवे, खा आवे या पा आवे या फा आवे, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वर्ण याद रखेंगे, विसर्ग के बाद अगर का आ रहा है, खा आ रहा है, पा आ रहा है या फा आ रहा है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कुछ याद भी रखते हैं, क्योंकि हर जगह हर नियम जो है वो सटीक नहीं बैठता है, बहुत सारे अपवाद भी होते हैं हिंदी में, तो कुछ जो है हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे विसर्ग संधि करना, जो भी शब्द हैं विसर्ग संधि से संबंधित। जैसे रजह धन कण है, तो विसर्ग के बाद का आ गया तो रजह कण हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग वैसे ही लगा रहेगा। पयः धन पान है तो पयः पान हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतः धन काल है तो अंतः काल हो जाएगा, अंतः धन खंड है अंतः खंड हो जाएगा, अंतः धन करण है अंतः करण हो जाएगा, अधाः धन पतन है अधाः पतन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम याद रखेंगे। अब देखिए ये जो भी उदाहरण है ये बिल्कुल जो है एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही उदाहरण हमने लिए हुए हैं, तो इनकी अगर खाली प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ये व्यंजन संधि के हैं, ये स्वर संधि के हैं, तो इनसे ज़्यादा जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं से जो है क्वेश्चन टकरा जाएगा। इसलिए इतने जो भी उदाहरण हमने बताए हैं इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, ताकि वहाँ पर हम तुरंत टिक कर सकें। और याद क्या करना है, आप अभ्यास करते करते बार बार पढ़ते पढ़ते खुद याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के जो है हमने महत्वपूर्ण नियमों को आज की क्लास में जाना। तो इसी के साथ ही हमारा जो संधि का टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है, और लगभग हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी सिलेबस है वो भी लगभग इतना ही है, थोड़ा बहुत और है व्याकरण से संबंधित, और तो कई टॉपिक हैं अभी, वो सीधे सीधे याद करने वाले हैं, ज़्यादा कठिन नहीं हैं। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी है वो लगभग हो ही गया है सिलेबस का भाग। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।